हेलो स्टूडेंट आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वेक्टर्स को। स्कूल एग्जाम्स के लिए वेक्टर वही सबसे पहले कंसेप्ट्स डिस्कस करके बाकी सारे टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज वेक्टर में आपको पता ही है कि जैसे हम ए बी वेक्टर लिखना है तो ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं। ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए। बी वाले में से ए वाले वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास ए बी वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। मैं बेसिक टर्म बता के चल रहा हूं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ए एंड बी दो वेक्टर्स पता हैं ए बी, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता था एम एन। अगर मैं इंटरनली डिवाइड के लिए बता रहा हूं, इंटरनल के लिए क्या सेक्शन फॉर्मूला होता था अगर इंटरनली डिवाइड करना है, एम इंटू बी वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर एन इंटू ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अगर यही आपको एक्सटर्नली डिवाइड करना है, एक्सटर्नली डिवाइड करना है तो कितना हो जाता है एम इंटू बी वैक्टर माइनस एन इंटू ए वैक्टर होल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड के लिए। और मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बनता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर अपॉन 2, दोनों को डिवाइड करके। अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है, जैसे आप ए बी वैक्टर फाइंड आउट कर लोगे तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड मतलब ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो ए बी लेंथ आएगी। मैग्नीट्यूड तो याद ही होगा। मैग्नीट्यूड कैसे होता है कि अगर कोई भी एक वेक्टर पता है आपको, ए वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, अगर आपको ये वेक्टर पता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर सिंपल याद होगा सबको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये नंबर हमारे पास हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड बन के आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। ये सब कुछ मैंने बेसिक सी टर्म्स आपको बता दी हैं। इसी से मैं आगे चलता हूं। जो मेन टर्म आएगी आगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो सबको याद होगा क्या होता था। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, क्या सबसे पहला रिजल्ट जो हमने याद करना है, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा है। कभी भी एंगल फाइंड आउट करना है वेक्टर एंड 3D में तो हमेशा कॉस थीटा का यूज करते हैं। इससे क्या बनता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे कॉस थीटा बन के आ जाएगा। अब ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आ गया तो बिना सोचे हम क्या लिख देते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर आ गया तो हमने क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर ए वेक्टर, मैं एक चीज लिख रहा हूं, ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अगर आपको कोलिनियर शो करना है, कोलिनियर देखो इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोलिनियर शो करना है फॉर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर के लिए, कोलिनियर करना है या पैरेलल करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, A1 बाई A2, सॉरी A1 अपॉन B1, A2 बाई B2, A3 बाई B3। तो ये किस चीज के लिए कंडीशन है, फॉर पैरेलल लाइंस और फॉर कोलिनियर टर्म्स। अगर कोलिनियर वेक्टर शो करने हैं या पैरेलल शो करने हैं तो आप ये चीज शो करोगे A1 अपॉन B1, मतलब कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनली इक्वल, A1 बाई B1, A2 बाई B2 एंड A3 बाई B3, कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनली इक्वल करोगे इस केस में। सिंपल आपको डॉट प्रोडक्ट तो करना आता ही है कि अगर सिंपल ए डॉट बी करना है तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई, A1 B1, A2 B2, A3 B3, कुछ इस तरह से करते हैं डॉट प्रोडक्ट। इस केस में भी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें आई कैप आई 1 होता है, जे कैप जे भी 1 होता है, के कैप के भी 1 होता है। बट इसके अगेंस्ट अगर मैं आई डॉट जे करूं तो वो कितना होता है 0, जे डॉट के कितना होता है 0, के डॉट आई भी क्या होता है 0। तो ये सारी टर्म 0 हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व ना कर पाओ आप तो हम यूज करते हैं कि अगर ए वेक्टर आ गया तो ए वेक्टर का स्केयर कर दो। वेक्टर स्केयर का मतलब क्या होता है कि वो उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। हम इसे मैग्नीट्यूड स्केयर ऐसे लिख सकते हैं और सिंपल ए स्केयर भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास वेक्टर के ऊपर स्केयर आ गया ना, वेक्टर आ गया ना तो स्केयरिंग कर दो,
अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब वेक्टर के ऊपर स्केयर आ गया तो वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो ही जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये किसी भी टर्म में आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़े इजी से कंसेप्ट हैं, क्लियर है। इसी कंसेप्ट से मैं आगे बढ़ता हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्कर। पहला क्वेश्चन ही कोलिनियर के ऊपर आ गया। अभी मैंने कंडीशन बताई है, डायरेक्टली बता दोगे आंसर। ए वेक्टर a1 a2 a3 बी वेक्टर b1 b2 b3 आर कोलिनियर कब होंगे? जब रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल होगी। तो बी ऑप्शन फाइनल आंसर बन गया। 2023 में कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, 1 मार्क। क्लियर है? a1 अपॉन b1, a2 बाय b2, a3 बाय b3। यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है। पी क्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करोगे। देखो यूनिट वेक्टर होता है कि अगर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब वेक्टर क्या पता है? पी क्यू वेक्टर पता है। पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है कि पी के पोजीशन वेक्टर से क्यू के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कैसे होंगे सब्ट्रैक्ट? करो, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4i कैप 4j कैप माइनस 7k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। दिस नंबर इज योर pq वेक्टर। ये हमारा pq वेक्टर आ जाएगा। बट हमने तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है अलोंग दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग pq वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी लेंथ 1 है, मतलब हम इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। तो कितने टर्म बन के आ जाएगी? 4 प्लस 9 प्लस 36 रूट 49, रूट 49 मतलब 7। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल आ गया। वेक्टर पता है, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो क्या फाइंड आउट करोगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा? पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर क्या आ गया था? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड मतलब 7। कौन सी ऑप्शन है? डायरेक्टली दिखाई देगी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही है ना? बिल्कुल जी, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर करना है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। 2023 में क्वेश्चन था, ये 23 का क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। हमें क्या पता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी का मिड पॉइंट गिवन है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज दिस नंबर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट फाइंड आउट। सिंपल वे से, मतलब हमें मिड पॉइंट पता है। ए पॉइंट ए बी लाइन है, इसका मिड पॉइंट पता है। मैं मिड पॉइंट को डायरेक्टली लिख लेता हूं, 3 2 माइनस 3। मिड पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है 2 3 माइनस 4। ध्यान से देखो पॉइंट, ठीक है ना? 2 3 माइनस 4, मिड पॉइंट बता 3 2 माइनस 3। फाइंड आउट करना है बी पॉइंट। बी पॉइंट फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा लिख सकते हो। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगेगा? सिंपल, आपको आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अल्फा प्लस 2/2, अल्फा प्लस 2/2 कॉमा बीटा प्लस 3/2 गामा माइनस 4/2 इज इक्वल टू 3 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 2 माइनस 3। क्लियर है? मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो, अल्फा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3, बीटा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, गामा माइनस 4/2 इज इक्वल टू माइनस 3। इससे अल्फा वैल्यू कितनी आएगी? 6 माइनस 2 4। बीटा वैल्यू कितनी आएगी? 4 माइनस 3 1। गामा वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 6 प्लस 4, गामा इज इक्वल टू माइनस 2।
इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा, जो तो पॉइंट्स लिखे ना वेक्टर फॉर्म में, बी वेक्टर के क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, बी वेक्टर को क्या लिख पाओगे, ये बी के पॉइंट्स मतलब 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ऑप्शन डायरेक्ट ही दिखाई देगी, कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सिंपल ही फाइनल आंसर बन के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन है ये तो। इफ थीटा is the angle between a vector and b vector, then a dot b is greater than equal to 0. a dot b greater than 0 है तो फाइंड आउट करना है टर्म। देखो क्या होता है, cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b है। बहुत बेसिक सी चीज लिखी है मैंने। देखो जो डिनोमिनेटर वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ है, मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पता ही है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है वो ग्रेटर देन 0 गिवन दी हुई है, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है ना, न्यूमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस है डिनोमिनेटर तो होगा ही पॉजिटिव। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक सिंपल लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos 0 से ग्रेटर कब होगा, cos थीटा 0 से ग्रेटर कब होगा, cos थीटा 0 से ग्रेटर होता है, अगर मैं cos के ग्राफ पे चला जाऊं तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा आपको। मैंने ये cos का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, cos थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये आपको पता होगा, -π/2 से π/2 के अंदर वो ग्रेटर देन 0 होता है, बट -π/2 से π/2 तो पता नहीं है। अब सिर्फ ये ऑप्शन है, इसमें से देखो कहां पे होगा, वो 0 से लेके π/2 तक, क्योंकि 0 से पाई नहीं, वो π/2 के बाद वो नीचे चला जाता है, पता ना, वो π/2 के बाद नीचे चला जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना कि π/2 के बाद वो नीचे चला जाएगा। तो हमने तो 0 से ग्रेटर वाला पार्ट देखना, 0 से ग्रेटर वाला पार्ट ये वाला पार्ट हो गया ना, तो इस पार्ट में ये वाला रीजन आएगा। तो कहां से कहां तक हो गया, मैंने वैसे तो -π/2 से π/2 होता है, बट क्योंकि इक्वालिटी गिवन है तो -π/2 से π/2 होना चाहिए था, बट हमने सेकंड क्वाड्रेंट लास्ट क्वाड्रेंट में तो लेके नहीं जाना, तो पॉजिटिव साइड पे रखना है, क्योंकि 0 से टर्म चल रहा है, तो 0 से चल रहा है तो कहां पे आएगा, 0 से लेके π/2 में वो पॉजिटिव आएगा। दिख रहा है कि 0 से लेके π/2 में पॉजिटिव है, मतलब ऑप्शन बी में सीधा आंसर लिख सकता हूं। cos थीटा पॉजिटिव है, मतलब वो पॉजिटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सिंपल सी चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ही होगा cos पॉजिटिव। cos पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। The value of lambda for which two vector this and this are perpendicular, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, लैम्डा फाइंड आउट करना है। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, मतलब जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, परपेंडिकुलर वर्ड आ जाएगा, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, ऑर्थोगोनल, तीनों एक ही चीज के नाम है, ऑर्थोगोनल भी आ जाता है, बहुत बार ध्यान में रखना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इस केस में, 0 बनता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर दो डॉट प्रोडक्ट, 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो बन जाएगा 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा वैल्यू 8, मतलब कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन फाइनल आंसर, डी ऑप्शन फाइनल आंसर बनके आ गया है। इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट देखो जरा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, हमारे पास दो वेक्टर पता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर चेक करना वो क्या है। देखो सबसे पहले तो कोलिनियर या पैरेलल के लिए ऊपर कंडीशन है, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेशियो तो प्रोपोर्शनल है नहीं है, 2/1 रेशियो प्रोपोर्शनल है, कोलिनियर या पैरेलल में तो कुछ नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं, या परपेंडिकुलर आंसर होगा या यूनिट वेक्टर आंसर होगा। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होता है, डॉट प्रोडक्ट 0, मैं डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेता हूं। देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ए डॉट बी 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो ये बन के आया 2 -1 -1, तो ये 0 आ गया। 0 कब होता है, जब वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऑप्शन सी फाइनल आंसर बन के आ गया, ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। द वैल्यू ऑफ अल्फा
देखो अब चीज ध्यान में देखना, द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज ऑब्ट्यूज, अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ गया मतलब मोर देन 90, सिंपल सोचना, अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा कि एंगल मोर देन 90 है, मोर देन 90 में एंगल अपने आप ही लेस देन 0 होगा। मैंने पीछे जैसे एक करवाया था ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 आ रहा था, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि वो अक्यूट एंगल है। अगर अक्यूट एंगल वर्ड आ गया तो डॉट प्रोडक्ट 0, अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो डॉट प्रोडक्ट, सॉरी अक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, ऑब्ट्यूज है तो डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0। क्लियर है? बहुत मुश्किल चीज नहीं बोली, आसान सी टर्म्स बोल दी है मैंने। डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 0 तो अक्यूट एंगल। अब इस केस में ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है, ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है ना, तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, मतलब P डॉट Q इज लेस देन 0 कर दोगे, कर दे, मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा स्केयर, आई कैप विद आई कैप 2 अल्फा स्केयर, J विद J माइनस 3 अल्फा एंड 1, मैं पूरा लिख लिख के कर देता हूं, 2 अल्फा स्केयर प्लस 1 प्लस माइनस 3 अल्फा इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा लेस देन 0, 2 अल्फा स्केयर माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा लेस देन 0, 2 अल्फा स्केयर माइनस 2 अल्फा लेस देन 0, 2 अल्फा कॉमन अल्फा माइनस 1 इज लेस देन 0। इसके बाद आप किसी भी तरह से करो, अल्फा 0 एंड 1 के अंदर आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है इसलिए हम वेवी कप तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, वेवी कप ड्रॉ कर दोगे प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन है तो हम क्या लेंगे 0 to 1। ये सिर्फ वेवी कप तब ड्रॉ करनी है जब कॉफिशिएंट्स क्या है, पॉजिटिव है। मैं राइट साइड से कर देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ उस केस में जब कॉफिशिएंट्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो हमारा आंसर लेस देन 0 कब आएगा, 0 से लेके 1 तक, 0 से 1, तो लेस देन है, देखो इसमें इक्वालिटी नहीं है, अगर इक्वालिटी नहीं है तो हम कौन सी ब्रैकेट चूज करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन इंटरवल, तो ऑप्शन बी हमारा फाइनल, यहां पे इक्वालिटी नहीं है ना तो ऑप्शन बी फाइनल आंसर बनके आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, इजी था। नेक्स्ट नंबर क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है ये भी, क्रॉस प्रोडक्ट भी। ए क्रॉस बी अगर आपको करना है, सबसे पहले तो अगर ए वेक्टर पता है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू पता है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, आपको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होता है आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट बन के आ जाता है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पूछे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ऐसे एक ये वेक्टर एक दो वेक्टर है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, दो वेक्टर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा ना उसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब अगर सिंपल मैं बोलूं कि जो A क्रॉस B है इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, क्या जो A क्रॉस B है दोनों के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। एक ना मैं पीछे कुछ बोला नहीं है, मैं पीछे वापस चलता हूं जरा 1 मिनट के लिए, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था ना मेरे को याद आ गया कुछ, तो जो A डॉट B होता है ना वो B डॉट A के इक्वल होता है, ये डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B एंड B डॉट A दोनों इक्वल होते हैं, ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये कंसेप्ट होता है। अब आगे क्रॉस पे चल देंगे वापस, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं तो इसमें वहां पे तो था A डॉट B इक्वल टू AB कॉस एटा, इस जगह पे क्या होता है A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ईटा कैप बोल देते हैं, जैसे ईटा कैप मतलब यूनिट वेक्टर, A क्रॉस B होता है। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड करूंगा तो यूनिट वेक्टर तो सेम ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये चीज कुछ ऐसे बन गया। इस टर्म को मैंने सबसे ज्यादा यूज करना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, तो ये टर्म बन के आ जाएगी। क्लियर है? अब इस केस में ये खासियत देखो, जो मैंने अभी लिखवाया वो स्पेशली इसी के लिए लिखवाया,
जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। बट जब मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए दोनों ही सेम बनते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है बट अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग देखोगे तो अलग है। ये पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव टर्म बन के आती है। क्लियर है टर्म? बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें अगर ए क्रॉस ए करोगे, जब डॉट करते थे दो बार तो वो ए स्केयर बन जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड स्केयर, बट ए क्रॉस ए जीरो होता है। ए क्रॉस ए क्या होता है? जीरो बन के आते हैं हमारे पास टर्म। अगर ए क्रॉस बी जीरो है, अगर ए डॉट बी जीरो है तो वो परपेंडिकुलर होता है। अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो वो पैरेलल वेक्टर्स बन जाते हैं। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो वो क्या बन के आता है? पैरेलल वेक्टर्स बन जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अगर आई क्रॉस आई आ जाए वो जीरो है, जे क्रॉस जे भी जीरो है, के क्रॉस के भी जीरो है, तीनों टर्म्स क्या होती हैं? जीरो बन के आती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और आई क्रॉस आई जीरो है, जे क्रॉस जे जीरो है, के क्रॉस के जीरो है। इसके अलावा अगर मैं देखूं क्या, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे वो क्या बन के आता है? कि ऑर्डर में चलते हैं, आई क्रॉस जे, आई जे का जो क्रॉस है वो के बन जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, जे क्रॉस के वो आई हो जाता है एंड के क्रॉस आई जे हो जाएगा। ये आप अकॉर्डिंग टू टर्म्स एडजस्टमेंट कर लोगे। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। मैंने सारी कंडीशंस ऑलमोस्ट लिख दी हैं जो भी क्वेश्चंस में यूज होंगी। हाँ, इसके अलावा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं ए बी सी, वैसे तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड यूज कर सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, मतलब अगर मैं यहां पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिख दूं तो एरिया कैसे आएगा? इस केस में एरिया हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो एरिया कुछ इस तरह से आता है। बट अगर हमें साइड्स के अकॉर्डिंग करने हैं तो इनिशियल पॉइंट सेम लेंगे। साइड्स के अकॉर्डिंग किस तरह की, अगर मैंने एरिया कि अगर तो सिंपल दो वेक्टर्स पता तो सीधा लगा दोगे हाफ ऑफ ए टर्म बी। अगर साइड्स फाइंड आउट करना है तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट बी लगा के चलता हूं तो बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, मैंने बी को इनिशियल पॉइंट बनाया तो बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर हमारा इसका एरिया है। अगर मैं ए को इनिशियल पॉइंट बनाता हूं, ए को इनिशियल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट है तो क्या बनेगा? ए बी क्रॉस ए सी। सिमिलरली थर्ड क्या लिख सकते हो? सी ए क्रॉस सी बी का हाफ, क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके हाफ कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पता है, अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर फाइंड आउट करना है तो वो डायरेक्टली होता है एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी। बस आप दो भी एडजेसेंट साइड्स लेके उनका क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड कर दोगे तो वो क्या बन के आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर अगर आ जाए, क्वाड्रिलेटर वो पैरेललोग्राम को भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी बेसिक सा क्वाड्रिलेटर बन के आ गया, ऐसे कुछ भी बना दिया मैंने, ए बी सी डी, अगर मेरे को डायगोनल्स पता लग जाए, सपोज दैट एक एसी डायगोनल पता है और एक बीडी डायगोनल पता है, एसी एंड बीडी दो डायगोनल्स पता है, तो एरिया कैसे आएगा डायगोनल से? एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, इससे जो आंसर आएगा वो हमारा एरिया बन गया। मैंने ना सारे कंसेप्ट एक बार बता दिए आपको कि कैसे कैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होगा, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल का एरिया और बाकी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर होंगी ये टर्म्स। बाकी क्वेश्चंस पे चलते हैं, इजीली समझ आएंगे क्वेश्चन।
फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स पता है, उसके ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर ऑन दिस टू वेक्टर्स है। देखो 2024 का क्वेश्चन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो वेक्टर्स पता है जो उनका क्रॉस होगा ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, इनसे ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारा वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के लिए हम उसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। पता चल रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का, क्रॉस प्रोडक्ट करो सबसे पहले ए क्रॉस बी, वो वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी करते हैं आई कैप जे कैप के कैप 1 0 1 1 0 माइनस। करो जरा क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, सिंप्लीफाई करते हैं। आई कैप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हटा दोगे 0 0 1 माइनस 1 माइनस जे कैप 1 1 1 माइनस 1 प्लस के कैप 1 0 1 0। इतना तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आपको। ये फर्स्ट नंबर तो जीरो ही बन गया, माइनस जे -1 प्लस के 0। 2j हमारा आ गया ए क्रॉस बी। ये ऐसा वेक्टर आ गया विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एंड, मतलब ये आर वेक्टर लिख दो, आप इसे आर वेक्टर लिख दो, एन वेक्टर लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, मैं एन वेक्टर लिख लेता हूं। ऐसा वेक्टर आएगा जो कि दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यूनिट वेक्टर पूछा गया ना। यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 2। मैग्नीट्यूड आ गया 2, मैग्नीट्यूड पता लग गया 2 है। वेक्टर ये आ गया था 2j। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो 2j डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो हमारा ये जो बन के आया ये यूनिट वेक्टर बन के आ गया। यूनिट वेक्टर j मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर है। ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया है। कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2025। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है, ए प्लस बी पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए माइनस बी। मैंने बताया कि अगर कभी भी वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर आ गया और डायरेक्टली आप सॉल्व ना कर पाओ तो स्केलिंग कर दो। आपके पास ये चीज पता है, मैं इसकी स्केलिंग कर देता हूं, स्केलिंग बोथ साइड। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा स्केलिंग करके। स्केलिंग करोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्केयर हो गया इज इक्वल टू 5 स्केयर। मैं इसे दो बार लिख सकता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्केयर मतलब वेक्टर स्केयर, दो बार लिख दिया मैंने। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्केयर, ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू क्या बन के आया, 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर, ए डॉट बी डॉट ए को आप लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 25। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम है, इसलिए मैंने उसे आगे पीछे करके लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना पता है, स्केयर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, पुट कर दो 3 स्केयर। इसे आप 2 टाइम्स ए डॉट बी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 4 स्केयर इज इक्वल टू 25। 2a डॉट बी इज इक्वल टू 25 माइनस 25, जीरो हो गया ना, 25 माइनस 25 ही होगा, बिल्कुल जी। a डॉट बी की वैल्यू क्या बन के आ गई, 0। a डॉट बी 0 है, बिल्कुल 0 है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अब इसे सॉल्व करना है, फिर मैं इसकी स्केलिंग लेके स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, स्केलिंग कर दो। ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, बिल्कुल सेम स्टेप्स दोबारा, कुछ नहीं है, आसान से स्टेप्स हैं। ए वेक्टर स्केयर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्केयर हो गया, वो मैग्नीट्यूड स्केयर ही हो जाएगा। इसे मैं फिर सिमिलर स्टेप से ये लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्केयर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्केयर कितना बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्केयर क्या गिवन है? 3, मतलब 9 हो जाएगा। ये 0 हमने फाइंड आउट किया अभी, ए डॉट बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्केयर मतलब 4 स्केयर, तो 16 25 हो जाएगा। ए माइनस बी होल स्केयर, स्केयर है तो दूसरा जाके क्या बन जाएगा? रूट 5 आ गया। ए माइनस बी होल मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5, मतलब इस टर्म का आंसर क्या आ गया? 5 ही फाइनल आंसर हो गया, मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर है। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया ना? आगे देखो, A vector and B vector are two vectors such that magnitude of A equal to 1, magnitude of B equal to 2, magnitude of A dot B पता है 3, then angle between these two numbers। देखो एंगल फाइंड आउट करना between these two parts, 2A vector and minus B vector। कर दो एंगल फाइंड आउट, किस तरह? cos थीटा लगा के, cos थीटा लगाओगे, A vector मतलब 2A vector minus B vector whole divided by मैग्नीट्यूड ऑफ 2A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी। ठीक है, न्यूमिनेटर टर्म आ जाएगी -2A डॉट बी, डिनोमिनेटर नंबर बन जाएगा 2, बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B ही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड है ना, लेंथ है, पॉजिटिव ही आएगी। A डॉट बी वैल्यू क्या बन के आएगी? A डॉट बी cos थीटा इज इक्वल टू -2 A डॉट बी √3, A डॉट बी क्या बनेगा? √3। मैग्नीट्यूड ऑफ A 1, मैग्नीट्यूड ऑफ B 2, 2 कैंसिल हो गया, -√3/2 आ गया आंसर। ठीक है जी, -√3/2। नाउ वैल्यू नहीं है, एंगल फाइंड आउट करो। cos थीटा इज इक्वल टू -cos π/6 हो गया, क्लियर है ना? π/6 ही हो जाएगा ना, बट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब cos नेगेटिव कब आया होगा? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट लेके जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट किस तरह लेके जाओगे? cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, cos π - π/6। देखो ना, इसी का उल्टा स्टेप एक्चुअली, cos π - π/6 है, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू cos 5π/6। थीटा वैल्यू हो जाएगी 5π/6, फाइनल आंसर 5π/6, मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर है। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन, हो गया ना क्लियर क्वेश्चन? देखो फिर नेक्स्ट, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 37 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 4 है। फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन बी एंड सी, 2025 का बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 पता है, देखो एंगल बिटवीन बी एंड सी फाइंड आउट करना। बी एंड सी मतलब बी एंड सी के अंदर एंगल चाहिए, बी और सी पक्का एक साथ चाहिए, बी एंड सी इकट्ठे चाहिए, तो ए को शिफ्ट कर दो आप दूसरी तरफ। देखो ए शिफ्ट कर दोगे, ये बन के आया -a। स्टेप क्लियर है? बी डॉट सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग करोगे बी प्लस सी आएगा, सॉरी बी प्लस सी इक्वल टू -a, मैंने इसे शिफ्ट किया ना, बी प्लस सी इक्वल टू -a। स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करोगे आप तो कितनी टर्म बन के आएगी? बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर स्केयर। इसे आप लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी प्लस सी। मैं पूरा लिख लिख के करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ता। ए वेक्टर स्केयर, तो इसे क्या लिख सकते हो?
बी वेक्टर स्केयर बी डॉट सी डॉट बी प्लस सी वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर। ये भी बन के आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर। इसे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्केयर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर स्केयर कितना वैल्यू है 3 स्केयर 2। अब देखो ये बी डॉट सी क्या बनेगा, प्लीज देखना बी डॉट सी मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया था ए डॉट बी, उसी तरह से क्या मैं इसे लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना है 4 स्केयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए √37 स्केयर। ये स्केयर है ना, क्या टर्म बन के आएगी 2, ये बन गया 9 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 37। करो जरा सिंप्लीफिकेशन, कॉस थीटा ये शिफ्ट हो गया 21 9 12, तो 2 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 बच गया, थीटा कॉस थीटा क्या बन के आ जाएगा 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक लिखा मैंने, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस 1/2 किस टाइम होता है π/3 60 ऊपर, तो थीटा वैल्यू क्या बन के आ जाएगी π/3। क्लियर है, थीटा वैल्यू π/3 मतलब ऑप्शन सी फाइनल आंसर है। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हो गया जी, फिर करो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स, हमें 2 यूनिट वेक्टर पता है, पी वेक्टर भी यूनिट है एंड क्यू वेक्टर भी यूनिट वेक्टर पता है। एंड अल्फा, पहले तो मैं ऐसे ना यूनिट वेक्टर को लिख लेता हूं, मतलब क्या पता है पी वेक्टर यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, क्यू वेक्टर भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या पता है 1। एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल है जो अल्फा बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, पता कोई भी एंगल अल्फा। देन पी प्लस क्यू विल बी यूनिट वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, किस वैल्यू के लिए वो यूनिट वेक्टर होगा, मैं यूनिट वेक्टर लेके चल पड़ता हूं, उसे अल्फा के फाइंड आउट हो जाएगा। P प्लस क्यू है जो वो यूनिट वेक्टर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1। P प्लस क्यू अगर यूनिट वेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1 हो जाएगी। स्केयरिंग कर देते हैं, वही हर बार वाला कंसेप्ट, स्केयरिंग बोथ साइड। जब मैं स्केयरिंग कर दूंगा तो ये टर्म क्या बन के आएगी P वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट P प्लस क्यू, स्केयर हो जाएगा ना, 2 बार लिख देंगे टर्म इक्वल टू 1। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्केयर प्लस 2p डॉट क्यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्केयर इज इक्वल टू 1। लिखा जा सकता है इसे, मैंने डायरेक्ट वो वैल्यू लिख दी है, पी वेक्टर स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर स्केयर प्लस 2p डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्केयर। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पी 1 हो जाएगा प्लस 2 p डॉट क्यू कितना बनेगा p डॉट क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q इंटू कॉस कितना बोला एंगल अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड q फिर 1 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 1 कैंसिल, कॉस अल्फा इक्वल टू -1/2। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2। कॉस 1/2 किस टाइम होता है कॉस 1/2 60 मतलब π/3। ठीक है जी, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू इसे मैं लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि देखो ना इसी से यही स्टेप बनेगा, तो इसे क्या लिख सकते हो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2π/3, तो वैल्यू ऑफ अल्फा बन के आ गई है 2π/3। अल्फा वैल्यू क्या आ गई है 2π/3, मतलब ऑप्शन डी फाइनल आंसर हो गया है। कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं सारे ही। 2025 का बड़ा अलग सा क्वेश्चन है ये।
क्या पता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 5 पता है, लैम्डा बिटवीन -2 एंड 1 है, रेंज ऑफ दिस नंबर फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना जरा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, 5 है। अब रेंज किस चीज की फाइंड आउट करनी है, लैम्डा इनटू ए वेक्टर की। इसमें ये पता है कि लैम्डा बाहर आ सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैं इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 5 लगा दोगे तो ये 5 लैम्डा बन गया। मतलब इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूं 5 लैम्डा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लैम्डा एक्चुअली, लैम्डा भी तो पॉजिटिव टर्म ही है ना मॉडुलस वाली। लैम्डा क्या गिवन है, देखना जरा इस जगह पे, लैम्डा गिवन है -2 to 5 1। देखो ना यहाँ पे, एक मिनट, मैं लैम्डा से अलग अलग लिखता हूं। मैंने लैम्डा एंड ए को अलग किया, लैम्डा दिख गया, इसकी वैल्यू 5 पुट कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 5 हो गया, लैम्डा सेम टर्म हो गया। अब देखना यहां पे जो लैम्डा बिटवीन -1 एंड -2 एंड 1 है, अब जब मैं मॉड लगाऊंगा, मतलब लैम्डा -2 से लेके 1 तक जा रहा है, जब मॉड लगाएंगे तो नेगेटिव वाली टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो लैम्डा नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, मिनिमम तो 0 होगा। मैक्सिमम कितना होगा, जब मॉड लगाओगे तो मैक्सिमम हो जाएगा वो 2। थोड़ा दिमाग चलाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने मॉड लगाया, जब -2 के ऊपर मॉड लगाया तो वो 2 हो गया, जब वो 2 हो गया तो वो वाले नंबर मैक्सिमम बन गया। मिनिमम क्या लेंगे, 0 की, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, कोई डाउट नहीं है। अब इस चीज की वैल्यू आ गई 0 to 2। अब हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, जो मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, 5 इंटू मॉड ऑफ लैम्डा के इक्वल। तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरफ 10, इस तरफ 0, तो आंसर क्या बन के आ गया, 0 से लेके 10 तक। ऑप्शन ए बन के आया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, स्टेप समझ में आया, क्लियर। आगे चलते हैं, बड़ा ही सैंपल पेपर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर पता है, बी 3 वेक्टर सच दैट टर्म्स गिवन है इज सेम एज किस टर्म के इक्वल होगा। मैं 1 बाय 1 टर्म्स करनी स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले 2a वेक्टर डॉट आई कैप करता हूं, 2a वेक्टर को भी इस अंदर वाले आई से मल्टीप्लाई करता हूं, आई कैप। जब मैं इसे 2a वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, 2a वेक्टर लिखना था ना कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 आई कैप, 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। इसे मैं डॉट करूंगा विद आई कैप। जब इसे आई के साथ, क्योंकि ये मैंने आई कैप लिखा ना, 2a तो मैंने पूरी टर्म लिख दी, आई कैप के साथ डॉट करोगे तो आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना बचेगा 6। जे आई तो 0, के आई तो 0, मतलब कुछ है नहीं है, सिर्फ 6 बन के आया। सिमिलरली मैं सेकंड टर्म पे चलता हूं, बी वेक्टर माइनस जे कैप। बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, डॉट करो विद जे। जे से डॉट करोगे फर्स्ट टर्म 0, जे एंड जे कितना हो जाएगा 1, के वाली टर्म कितनी हो जाएगी 0, के इंटू जे 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बच के आ गया। ठीक है, सी डॉट के करो अब, सी डॉट के, सी वैल्यू है 6 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट के करोगे तो कितना आएगा, ये पहली दो टर्म्स तो 0, सिर्फ 2 बच जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब मैं इस टर्म को दोबारा लिख के, जो है क्वेश्चन वाली टर्म, 2a वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप, बी वेक्टर जे कैप जे कैप, सी वेक्टर के कैप के कैप, वैल्यू ऑफ दिस नंबर 6 आई कैप, वैल्यू ऑफ दिस नंबर -1 जे कैप, एंड इसे क्या लिखोगे 2 के कैप। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किए यहां से देख के, प्लीज देखना, मैंने क्वेश्चन लिखा 2 डॉट ए की वैल्यू 6 पुट कर दी, सेकंड टर्म वैल्यू 1 पुट कर दी, मतलब -1, थर्ड टर्म की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब ध्यान से देखो तो ये कौन सी ऑप्शन है, ए तो नहीं है, बट मैं पहले सिंगल वाला चेक कर लेता हूं, ये एक्चुअली सी है, दिखाई दे रहा है ना, डी ऑप्शन, मतलब सी वेक्टर वो सेम बन के आ गया, दिस नंबर इक्वल टू सी वेक्टर, एंड ऑप्शन डी फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी फाइनल आंसर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना टर्म, वो असर्शन रीजन पता ही है कि कैसी टर्म्स होती हैं, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। असर्शन है ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, और पैरेलल टू दिस नंबर हमें पी फाइंड आउट करना, वो कर देते हैं। रीजन तो पता ही है कि ये पैरेलल टर्म्स की कंडीशन है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखो
कोलिनियर और पैरेलल के लिए सेम टर्म यूज करेंगे हम। ए एंड बी पता है पैरेलल, तो मैं कोफिशिएंट्स को क्या कर दूंगा, प्रोपोर्शनली इक्वल। 1/2 इज इक्वल टू -4 अपॉन -8 इज इक्वल टू 9 अपॉन पी। ये भी कैंसिल हो गया, 1/2 ही बन गया ना, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 9 अपॉन पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी इज इक्वल टू 18। फाइनल आंसर बन गया। ऑप्शन ए भी ठीक है, मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और असर्शन की एक्सप्लेनेशन ही रीजन है। तो ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। इजी था क्वेश्चन, काफी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस एंड दिस इज 3 यूनिट्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना, 3 यूनिट चेक करना। और नीचे क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल d1 एंड d2 इज दिस नंबर। ये तो देखो करेक्ट फार्मूला गिवन दिया हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवा दिया था। डायरेक्ट फार्मूला गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम दीज 2 नंबर्स। कर लो फाइंड आउट। आई कैप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल्स को क्रॉस करना है ना, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब एक पता है d1, एक पता है d2, मतलब इसे आप d1 वेक्टर ले लो, इसे d2 वेक्टर ले लो, दोनों वेक्टर्स का क्या करो, क्रॉस। क्रॉस कैसे हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, 2 0 0 0 0 -3। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट तो पता है ना, लिख दो क्रॉस प्रोडक्ट 0 0 0 -3 माइनस जे कैप 2 0 0 -3 प्लस के कैप 2 0 0 0। ये फर्स्ट नंबर भी 0 हो गया तो बच जाएगा माइनस जी जे -6 -0। तो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर कितना आ गया, 6j। अब मैग्नीट्यूड कर दो दोनों टर्म्स का। मैग्नीट्यूड क्या बन के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना 6 स्क्वायर ही हो जाएगा ना, सिर्फ 6 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब एरिया का क्या फॉर्मूला, अभी रीजन में लिखा भी हुआ है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्या टर्म बन के आ जाएगी, 6/2 मतलब 3 हमारा फाइनल आंसर। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। प्रोजेक्शन, मैं ना प्रोजेक्शन के लिए एक बार फॉर्मूले भी लिख देता हूं, वैसे तो वहीं पे लिखा हुआ है फिर भी हम लिख देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होता है, बी ऑन ए, फिर दोनों का डॉट, ए डॉट बी होल डिवाइडेड बाय जिस टर्म का आएगा उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमारी प्रोजेक्शन बनके आ जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इस केस में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने पढ़ा भी दिया, वो सेम रिजल्ट है। ऊपर वाली टर्म प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज दिस नंबर, ये चेक करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, आसान सी चीज है। मतलब अगर ए ऑन बी की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। करो प्रोजेक्शन ए एंड बी का डॉट करना स्टार्ट करो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 6 -5 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, 1 स्क्वायर 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो नंबर क्या बनेगा, 2 + 18 - 5 अपॉन नीचे क्या इतना हो जाएगा, √38। ऊपर भी सेम 20 - 5 5/√38 हो गया। तो यही हमारी प्रोजेक्शन है, आंसर सॉरी 15/√38। असर्शन भी ठीक है प्रोजेक्शन का आंसर, और रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो फाइनल आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, फाइनल आंसर ए ऑप्शन बन के आ जाएगा। इस जगह स्केयर नहीं है, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे को पता। देखो
ए क्रॉस बी, एक टर्म गिवन दी हुई है, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू 256 एंड मैग्नीट्यूड्स पता है और रीजन में नीचे एक टर्म गिवन दी हुई है। ठीक है जी, अब देखते हैं। वैसे रीजन वाले तो सारे फॉर्मूला है, ये 10th का ट्रिग्नो का फॉर्मूला है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। रीजन तो फिर से ठीक है, असर्शन पे चलना है बस। असर्शन कैसे देखेंगे, जो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256। मैं ना दोनों रिजल्ट्स उठा के लगा देता हूं। रिजल्ट लगाओगे तो पहला रिजल्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर आ गया। सेकंड टर्म क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू पता, कितनी पता है, 2 and 8, 2 into 8 साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस जगह भी ना मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये ऐसे ही आएगा सिंपल। ठीक है ना, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो फिर उसकी तो लेंथ आ जाएगी ना। वैसे तो ये भी मैग्नीट्यूड ही बनता है, जो आंसर आएगा वो भी मैग्नीट्यूड ही है, वो सिंपल ही लिख लो। ये भी मैग्नीट्यूड ही आता है ना, तो वो मैग्नीट्यूड ठीक है, चल जाएगा मैग्नीट्यूड ही वो। तो 2 into 8 into cos थीटा स्क्वायर 16 साइन स्क्वायर थीटा 16 cos स्क्वायर थीटा। गलत हो गया कुछ है ना, 16 नहीं होगा, ये 256 हो जाएगा, क्योंकि 16 तो ऑलरेडी है ना, 16 तो ऑलरेडी है, तो 16 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 256 साइन स्क्वायर थीटा 256 cos स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 256, अंदर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये नंबर 1 बन जाएगा 256 फाइनल। तो असर्शन ठीक हो गया, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए ही फाइनल आंसर बन के आएगा। कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन था। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय दिस। हमें एडजेसेंट साइड्स पता है, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। मैं सिखा चुका हूं वैसे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होता है, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए कि एडजेसेंट साइड्स पता है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो हमें एरिया के लिए क्या होगा, फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत इजी चीज, मैं एक बार लिख देता हूं, एक दो क्वेश्चन। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आई कैप जे कैप के कैप 1 -1 3 2 -7 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखो अब इसमें आई कैप -1 -7 3 1 माइनस जे कैप 1 3 2 1 प्लस के कैप 1 -1 2 माइनस। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट -1 3 -7 1 माइनस जे कैप 1 3 2 1 1 -1 2 -7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब आई कैप कैसे आएगा, -1 प्लस 21 जे कैप 1 -6 प्लस के कैप -7 प्लस 2, टर्म बन के आ जाएगी 20 आई कैप माइनस प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। दिस वैल्यू इज योर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आ गया, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजी चीज है। अब एरिया जो फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर है। एरिया क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर कर दो मैग्नीट्यूड 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, क्या बन के आ जाएगा, 400 प्लस 25 प्लस 25, फाइनल आंसर √50 स्क्वायर यूनिट्स आंसर।
√50 स्क्वायर यूनिट्स फाइनल आंसर है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया। द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस। देखो दो वेक्टर्स पता है, क्या एक ओरिजिन पता है हमें पहले, ओरिजिन से दो पॉइंट पता है ए एंड बी, एक ए दूसरा बी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी हमने फाइंड। अब ए एंड बी के पोजीशन वेक्टर्स पता है, इसके पोजीशन वेक्टर मतलब ये ए वेक्टर पता है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर पता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर कैसे आएगा? ए माइनस ओ, ए में से ओ सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिन तो ए ओ वेक्टर आ जाएगा, मतलब ए वेक्टर माइनस ओरिजिन तो वो सेम ही बन के आ गया, मतलब क्या बन के आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओ ए वेक्टर आ गया। सिमिलरली ओ बी वेक्टर भी आ जाएगा, ओ बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, वो भी सेम ही बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया फाइंड आउट करना। एरिया कैसे आएगा? मैंने अभी एरिया थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सिखाया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, हाफ ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ओ ए क्रॉस ओ बी आ गया है, आ जाएगा ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर। ये ना इसमें कैलकुलेशन चल रही है, प्लीज मैं बार बार बोलता हूं हर वीडियो में, कैलकुलेशन अपने आप करना, चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक है तो उसे ठीक करना, ठीक है ना? कैलकुलेशन अपने आप चेक करना हर बार। 2 माइनस 3 2 2 3 1, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना टर्म बन के आएगी? आई कैप बाहर माइनस 3 3 2 1 माइनस जे कैप बाहर तो कितना बन जाएगा 2 2 2 1 प्लस के कैप बाहर, अंदर टर्म क्या बन के आएगी 2 माइनस 3 2 3। बिल्कुल ठीक है जी। नाउ आई कैप माइनस 3 माइनस 6 माइनस जे कैप 2 माइनस 4 प्लस के कैप 6 प्लस 6 माइनस 9 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 12 के कैप। क्या बन के आ गया? ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर कितना आएगा? मैग्नीट्यूड माइनस 9 स्क्वायर 2 स्क्वायर 12 स्क्वायर 81 प्लस 4 प्लस 140। और जो भी ये आंसर आएगा इसका एरिया फाइंड आउट करना, तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे एरिया के लिए? डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ 148 और 80 149 220। बस इसे आप ऐड कर देना, पता नहीं मेरा दिमाग कहां पे है, 229 हो जाएगा शायद, मैं पता नहीं, अपने आप चेक कर लेना कैलकुलेशन। सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बार बार देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्कर और 2 मार्कर में। तो 2 वेक्टर्स पता है, हमने फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू से कोलिनियर, कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर के लिए क्या होगा? क्या आप यू एंड वी को चेक कर लेना, मतलब कोलिनियर है तो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगा। प्रोपोर्शनली इक्वल मतलब 3 अपॉन माइनस 6 माइनस पी अपॉन 14 5 अपॉन क्यू। 3 अपॉन माइनस 6 पी अपॉन माइनस 14 एंड 5 बाई क्यू। पता है ये कोलिनियर की कंडीशन, इससे पी एंड क्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो कितने आसानी से आ गया। क्या बन के आ जाएगा जी? मैं इसे लिख सकता हूं माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू माइनस पी बाय 14, कैंसिल हो गया, पी इज इक्वल टू
सिमिलरली फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को फिर -1/2 इक्वल टू 5/Q, Q इज इक्वल टू -10। ये फाइनल आंसर्स बन के आ गया P एंड Q के। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है टर्म्स। शो दैट द वेक्टर दिस दिस एंड दिस, तीन वेक्टर्स पता है, शो क्या करना है कि दीज वेक्टर्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल के वेक्टर्स हैं? अगर मैं इसे ए बी वेक्टर ले लेता हूं, इसे बी, ए बी एंड सी ले लेते हैं, इससे क्या मैं ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आप करो सबसे पहले ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे आएगा? बी माइनस सी, ये तो टर्म में लिखा ही चुका हूं। बी माइनस ए करोगे माइनस सी, कितना बन जाएगा? आई कैप प्लस 8 जी कैप। आ गया ए बी वेक्टर, प्लीज चेक कर देना। 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। कैंसिल हो गया कि 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 7 प्लस 1 8। ठीक है जी, ए बी वेक्टर आ गया। अब बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर क्या आएगा? 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस के कैप। कितना बन के आ जाएगा? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी सी वेक्टर भी आ गया। थर्ड टर्म क्या फाइंड आउट करोगे? ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर करो जरा। सी माइनस ए, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप। ए सी वेक्टर पे आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है। बोला ना कि वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल कैसे शो होगा? मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे शो होगा? मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। समझ में आया जो मैंने बोला? राइट एंगल शो करना है ना, मतलब परपेंडिकुलर शो करना है। परपेंडिकुलर किस तरह से शो होगा? मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। पता है ना कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर? डॉट प्रोडक्ट 0। अब डॉट प्रोडक्ट 0 करते जाएंगे। आप किस किस चीज का डॉट प्रोडक्ट करोगे? ए बी एंड बी सी, और दूसरा क्या करोगे? ए बी सी एंड ए सी। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो तीसरा भी कर देंगे, जिससे 0 आ गया वो आंसर हो जाएगा। देखो ए बी एंड ए सी करोगे तो ये बनेगा 2 माइनस 8 प्लस 0, ये तो 0 नहीं है। बी सी एंड ए सी 6 माइनस 7 प्लस 1, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब बी सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी वेक्टर, मतलब इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल हो जाएगा एट राइट एंगल, जो भी पॉइंट है राइट एंगल एट सी पॉइंट, क्योंकि सी कॉमन आ गया ना, तो सी के ऊपर राइट एंगल हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया। आसान क्वेश्चन था, 2020 का ही क्वेश्चन। हमें पता है कि फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पता है क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और दूसरी चीज, ये कंडीशन गिवन है। मैं इसी कंडीशन से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। करोगे मल्टीप्लाई तो ए वेक्टर्स के माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस ऑफ बी वेक्टर्स के इज इक्वल टू 12 हो गया। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं, ये चीज आपको पता होगी। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए क्या होते हैं? सेम। तो ये तो कैंसिल होता है। वेक्टर स्केयर मतलब मैग्नीट्यूड स्केयर, वेक्टर स्केयर मतलब मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू 12। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा? गिवन है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2b, तो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 12। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या टर्म बन के आएगी? 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड 12 था, वो कैंसिल हो गया, मैंने 4 बोल दी, तो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 हो गया।
मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 है तो ऑब्वियस है मैं इस जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 हो जाएगा, बी 2 हो गया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 7 पता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर जो गिवन टर्म है, प्लीज देखना, जो गिवन टर्म है इसे इक्वल टू 0 लिखा, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा क्या करना होता है कि अगर वेक्टर आ जाए, क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ तो क्या कर दोगे, स्केरिंग, स्केरिंग कर देंगे इस जगह पे। देखो स्केरिंग करेंगे तो स्केरिंग करके एक्चुअल में पूरा ऐसे लिखूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबको सिंप्लीफाई करना आता होगा, मैं डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन टर्म लिख देता हूं, मतलब इतना तो आता ही है सबको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया ना। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 स्क्वायर हो गए, बी वैल्यू 5 स्क्वायर होगी, सी वैल्यू 7 स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉमन ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया जी। नाउ वैल्यू ऑफ दिस नंबर 9 प्लस 25 प्लस 49, 2 टाइम्स a डॉट b डॉट c डॉट इज इक्वल टू 0। कितना बन जाएगा जी, 74 प्लस 9 83, शिफ्ट कर दो तो a डॉट b डॉट c डॉट a, स्टेप की वैल्यू क्या बन के आएगी, -83/2 फाइनल आंसर बन जाएगा। बस कैलकुलेशन में बार बार बोलता हूं, अपनी चेक कर लेना एक बार पुट कर करके। तो a डॉट b डॉट c डॉट a इक्वल टू -83/10। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जैसे क्वेश्चन करवाया था। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन दीस टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स पता है तो जो a क्रॉस b है वो वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन a वेक्टर एंड b वेक्टर। मतलब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a क्रॉस b, फिर उससे किससे डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड से। तो इससे हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया था, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो, उसके इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो यूनिट वेक्टर बन के आ जाएगा। हो जाएगा ना क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल हो जाएगा जी, कर देना कंप्लीट। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर्स का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, कर सकते हो ना। मतलब कोई भी एक कंडीशनल पॉइंट लेना, जैसे कि आप ए बी वेक्टर में लिख देता हूं, करना क्या करोगे अपने आप, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करोगे, फिर आप फाइंड आउट करोगे ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर, फिर आप फाइंड आउट करोगे ए सी वेक्टर, दोनों टर्म्स फाइंड आउट कर दोगे। ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर हो जाएंगे तो एरिया के लिए क्या लगाओगे आप, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। बस आप ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, एरिया का आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना, बिल्कुल अपने आप कंप्लीट करना, आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन। 2025 सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर पता है, सच दैट बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर।
क्या जो b प्लस लैम्डा c है वो परपेंडिकुलर ऑन क्या है, a वेक्टर पता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी। देखो क्या है, b वेक्टर प्लस लैम्डा c वेक्टर कैसे आएगा, b वेक्टर इज माइनस आई कैप 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स c वेक्टर, लैम्डा टाइम्स c वेक्टर मतलब 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है जी, मैंने b वेक्टर प्लस लैम्डा c वेक्टर लिख दिया। b प्लस लैम्डा c लिख दोगे, देन करो मल्टीप्लीकेशन करके, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप 3 लैम्डा आई कैप लैम्डा j कैप फ्रॉम फर्स्ट एंड दिस नंबर कॉमन क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप कॉमन 2 प्लस लैम्डा प्लस k कैप। वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर आ गई माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा एंड k कैप टर्म बन के आ गई। नाउ दिस टर्म इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर ऑन क्या है, ए वेक्टर है, देन बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर, परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर है, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इज 0, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 है, कर दो डॉट प्रोडक्ट 0 माइनस डॉट प्रोडक्ट करो आई कैप विद आई कैप, ये वाला टर्म 2 इंटू दिस नंबर 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू दिस नंबर 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा 3 इंटू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, कर दो मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व, करोगे मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 प्लस 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 8 लैम्डा 4 3 7 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लैम्डा वैल्यू माइनस 5/8। प्लीज एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कंसेप्ट ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती ना हो, चेक कर लेना का कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, डायगोनल्स गिवन है पैरेललोग्राम के, कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल पता तो डायगोनल वाला रिजल्ट लगा दो। डायगोनल वाला रिजल्ट कौन सा होता है, एरिया का हाफ डायगोनल 1, मतलब डायगोनल 1 क्या है ए और डायगोनल 2 क्या है बी, दोनों डायगोनल्स का एरिया करके हाफ कर दोगे, पता ना मैंने एरिया सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, बस वैल्यूज पुट करोगे सॉल्व करोगे आपका आंसर बन के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ए वेक्टर, कोई वेक्टर गिवन है ए वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद ऑल द 3 एक्सिस, कोई वेक्टर है इक्वल एंगल विद 3 एक्सिस बना रहा है, एक्चुअली ये 3D बेस्ड क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि अगर इक्वल एंगल बनाएगा ए वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद ऑल द 3 एक्सिस मींस अल्फा बीटा गामा सेम हो जाएगी, ये डायरेक्शन कोसाइंस वाला कंसेप्ट है, 3D में प्रॉपर क्लियर टीच करूंगा, तो तीनों एंगल सेम हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा, मतलब जो 3D वाली वीडियो आएगी उसमें प्रॉपर डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइंड होंगे, तो क्या बनेगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ये पता है ना डायरेक्शन कोसाइंस वाला रिजल्ट आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 है, तो इससे तीनों इक्वल है, तीनों टर्म्स क्या है इक्वल है, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इससे कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, कॉस अल्फा वैल्यू क्या बन के आएगी, कॉस अल्फा वैल्यू आ जाएगी 1 बाय cos अल्फा वैल्यू 1/√3, ए वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद 3 एक्सिस, आ गया इक्वल एंगल,
मतलब इससे जो कॉस अल्फा आया वो भी 1/√3 है, कॉस बीटा आया वो भी 1/√3 है, कॉस गामा जो आया वो भी 1/√3 है, तीनों 1/√3 1/√3 1/√3 है। तो मतलब एल एम और एन तीनों टर्म्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 है। तीनों टर्म्स की वैल्यू क्या पता है, प्लस माइनस 1/√3 पता है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो उससे जो फाइंड आउट होगा वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट होगा, और जो डायरेक्शन रेशियोज पता है उससे जो फाइंड आउट होगा वेक्टर फाइंड आउट होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन से जो फाइंड आउट होगा वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट होगा। डायरेक्शन कोसाइन से जो फाइंड आउट होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। मतलब मेरे पास एक वेक्टर फाइंड आउट हो गया आर कैप, जो मैं क्या लिख सकता हूं, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। इस जगह पे मैं वैल्यू लगा देता हूं, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यूज क्या बन के आ गई है, प्लस माइनस में कॉमन कर लेता हूं 1/√3 आई कैप, प्लस माइनस मैंने तीनों टर्म्स में से कॉमन कर दिया, 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। बट हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना पता है, 5√3। इसे ए वेक्टर ले लो, सॉरी मैं इसे आर कैप लिख लेता हूं, ए कैप, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर आएगा पहले। अगर आप वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसे किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ 1 है, हमने फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 5√3 है। तो ए वेक्टर क्या आएगा कि इस चीज को 5√3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस बाहर है तो 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप एंड 1/√3 के कैप। 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बाहर सिर्फ 5 आई कैप 5 जे कैप 5 के कैप हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमेशा याद रखना जो मैंने इसमें खास चीज बताई है कि जब भी डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट होगा, और उस यूनिट वेक्टर को जिस भी मैग्नीट्यूड से फाइंड आउट करना है उस मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखो फिर नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी। जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना, ए बी है कुछ गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, आर द वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी फाइंड आउट करना है ऑन बी ए, बी ए के ऊपर है, प्रोड्यूसेस एट सी, मतलब सी तक इसे प्रोड्यूस किया गया। अच्छा ठीक है, सच दैट बी सी इक्वल टू 3 टाइम्स बी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी फाइंड आउट करना है, सी वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, बस कुछ नहीं है खास क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है। अब बीसी देखो कितना पता है, बीसी पूरा 3 पता है, बीसी पूरा 3 पता है, और बी ए कितना पता है 1। मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूं, बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू 3/1, वैसे इसकी कोई जरूरत ही नहीं मेरे को, 3 एंड 1 सिंपल। देखो बहुत सिंपल चीज सुनना, अगर मैं इसे सी वेक्टर ही एज्यूम कर लेता हूं, बहुत ही इजी वे, कुछ नहीं है खास क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बी सी इक्वल टू बी ए 3 टाइम्स बी ए, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या लिख सकता हूं, क्या, या तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा लेता हूं, मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं ट्राई करता हूं पहले सेक्शन फॉर्मूला से, वो शायद आसान हो जाए। एक्सटर्नली वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, तो सी वेक्टर इक्वल टू, देखो 3b वेक्टर माइनस ए वेक्टर होल अपॉन 3 - 1, तो सी वेक्टर इक्वल टू 3b माइनस ए बाई 2 हो गया। ठीक है, मैंने जो सेक्शन फॉर्मूला से ट्राई किया, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से ट्राई किया तो ये बन के आ गया, सीधा ही आंसर हो गया। और मैं कैसे भी ट्राई कर देता हूं, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर 3 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसे मैं लिख सकता हूं सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर 3 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है।
कुछ गड़बड़ है, ये वाला ठीक आ रहा है। सी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो सी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। एक मिनट, कौन सा ठीक होगा? ये रेशो गलत तो नहीं लगी मैंने ली, क्योंकि 3 इंटू बी वैक्टर 1 इंटू ए वैक्टर होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। बी सी की वैल्यू 3 है, ये 1 है, ये मेरे को ना 2 लगाना चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें गलती है। इस चीज को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, प्लीज देखना। अगर ये वाली रेशो 1 है, प्लीज इस मेथड में देखना, अगर ये रेशो 1 है तो ये वाली रेशो कितनी होगी? अब लगाओ जरा, 3 इंटू बी वैक्टर माइनस 2 इंटू ए वैक्टर होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इक्वल टू सी। मैंने ना इसे 1 ले लिया, हमें इसे 1 लेना चाहिए था जो एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो 3 इंटू बी वैक्टर जो 1 है 1 इंटू ए वैक्टर होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो इस जगह से सी वैक्टर क्या बन के आ गया? 3 वैक्टर माइनस 2 ए वैक्टर। अभी भी उल्टा आ रहा है, उल्टी टर्म लिया मैंने, ए बी। ये ना मैं उल्टा कुछ ले रहा हूं, इसे आप थोड़ा अपने आप सोच लेना। ये वाला कंसेप्ट ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया ना क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी, 3a माइनस 3b और ये टर्म लगा दे। ये ना कुछ मैं प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहा हूं, मतलब यहाँ तो 3 इंटू ए 2 इंटू बी, बट वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। आप इसे रहने ही दो, इसी वे से सोच लो। ये तो सिंपल समझ में आ गया ना, तो सी वेक्टर इसी से ठीक आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 2022 का। 3 vertices of a parallelogram, 3 vertices given है ए बी सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम पता है ए बी सी डी। 3 vertices of a parallelogram ए बी सी डी इज गिवन बाय दिस एंड दिस नंबर। मतलब हमें 3 vertices पता है, ए पता है 0 माइनस 3 3, बी पॉइंट पता है, देखो बी पॉइंट क्या पता है, -5 m माइनस 3 0, सी डी पॉइंट पता है 1 माइनस 3 4, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी पता है। अब 3 वर्टिसेस पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। देखो पैरेललोग्राम का एरिया, इस तरफ ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर ले लो, उनका क्रॉस कर देंगे, वो आंसर बन के आएगा। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर फाइंड आउट करता हूं। ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए, -5 आई कैप m माइनस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप माइनस, सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करो, -0 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। इसे सबट्रैक्ट करोगे तो बचेगा -5 आई कैप m माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। इससे जो बन के आएगा वो हमारे पास आएगा ए बी वेक्टर। चेक कर लो एक बार, -5 आई कैप m माइनस, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये गलत हो गया, सॉरी। ए बी वेक्टर कितना बन के आएगा? -5 आई कैप, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? सिर्फ एम जे कैप, एम जे कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है जी, और -3 के। अब ठीक है, चेक करना, -5 आई कैप m प्लस 3 m प्लस m जे कैप -3 के कैप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एडी वेक्टर करते हैं, एडी वेक्टर, एडी वेक्टर कितना आएगा? आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप -0 आई कैप प्लस 3 जे कैप -3 के कैप। ये बचेगा आई कैप, 3 जे कट गया, प्लस के कैप। ए डी वेक्टर भी आ गया। अब एरिया फाइंड आउट करना फ्रॉम दीज टू नंबर्स टर्म्स। जो एरिया आएगा इन टर्म्स से, देखो एरिया क्या आएगा,
एरिया, सॉरी, एरिया के लिए ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर चाहिए। पहले ए बी क्रॉस ए डी दोनों का क्रॉस कर दो, आई कैप जे कैप के कैप, -5 m -3, लास्ट नंबर 101, 101। ठीक है जी। अब देखो आई कैप बाहर आ गया, m0 -3 1, माइनस जे कैप बाहर है, जे कैप बाहर है तो -5 1 -3 1, प्लस के कैप बाहर है तो -5 1 m0। कोई दिक्कत नहीं है। इसे करोगे सॉल्व तो कितना बनेगा, आई कैप सिर्फ m आई कैप 0 हो गया, माइनस जे -5 +3 प्लस के -m, ये बन के आ जाएगा m आई कैप प्लस 2 जे कैप -m के कैप, ए बी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म एरिया हो जाएगा, पता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पार्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ए बी क्रॉस ए डी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी कितना बन जाएगा, मैग्नीट्यूड m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -m स्क्वायर, -m स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया का गिवन है 6। एरिया गिवन है 6, कोई दिक्कत नहीं है। स्केयरिंग कर दो, 36 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 4, 32 इक्वल टू 2m स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू 16, m वैल्यू प्लस -4, m वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, +-4। फाइनल आंसर हो जाएगा m वैल्यू +-4। कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ खास नहीं। क्लियर है ना, वेक्टर तो चैप्टर ही आसान है, वेक्टर एंड 3D सबसे इजी टॉपिक्स है। देखो क्वेश्चन क्या है, एन आंट इज मूविंग अलोंग द कर्व L1, ठीक है जी, few sugar crystals are kept along L2 which is inclined at an angle of theta with the vector L1, then find the angle theta and projection of L1 and L1 on L2। कुछ भी नहीं है, L1 L2 दो लाइंस पता है, उनके अंदर एंगल फाइंड आउट करना है एंड प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। एक L1 वेक्टर पता है, ये L1 पता है, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और दूसरा L2 पता है, L2 कितना पता है, 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। एक तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल किस तरह से आ जाएगा, कॉस थीटा, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ L1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ L2। आता है सबको फाइंड आउट करना, बेसिक सा क्वेश्चन है, कर ही दोगे अपने आप ही वैसे तो। cos थीटा इज इक्वल टू L1 डॉट L2 मतलब 3 +4 +3 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट नंबर 149, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड नंबर 941, 10, ये आ गया √14, 14 ही हो गया। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। कुछ मुश्किल नहीं किया मैंने। सेकंड पार्ट क्या, प्रोजेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। प्रोजेक्शन अब किस तरह से फाइंड आउट होगी, प्रोजेक्शन मतलब L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर करनी है ना प्रोजेक्शन, तो कितना हो जाएगा, L1 डॉट L2 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ L2। L1 की L2 के ऊपर प्रोजेक्शन करनी है ना, सिंपल चीज होगी। L1 L2 क्या हो जाएगा, 3 +4 +3, मैग्नीट्यूड ऑफ L2 कितना हो जाएगा, 941, 10/√14। ये हमारी प्रोजेक्शन भी आ गई। दोनों आंसर्स आ गए, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग एट ओरिजिन is watching a aeroplane which is at a coordinate 403
ओरिजिन के ऊपर खड़ा है, किसको देख रहा है, ए पॉइंट को देख रहा है 403 के। एट द सेम टाइम ही सॉ बर्ड एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट 001, उसने बर्ड को देख लिया बी पॉइंट पे 001। फाइंड द एंगल विच बी ए वेक्टर मेक्स विद एक्स वाई जेड एक्सिस। अच्छा, एंगल फाइंड आउट करना है। बी ए वेक्टर तो बड़ा इजीली आ जाएगा ना, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर किस तरह हो जाएगा, बी माइनस ए करके कर दो बी ए वेक्टर फाइंड आउट। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस के कैप, 4 आई कैप प्लस 2 के कैप, बी ए वेक्टर आ गया। ठीक है जी, अब देखो बी ए वेक्टर आ गया, बड़ा अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है, प्लीज देखना। इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब कोसाइन फाइंड आउट करना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्योंकि वेक्टर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, एंगल आए थे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मतलब एलएमएन आ गया था, उससे मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया था। अब मैं उल्टा करने जा रहा हूं, वेक्टर आ गया, पहले इससे मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। इसका यूनिट वेक्टर कितना है, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करोगे तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 4 रूट 20, रूट 20 को भी लिख सकते हो आप 4 रूट 5 मतलब 2 रूट 5। तो जो बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा, बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्या टर्म बन के आ जाएगी, 4 आई कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 2 रूट 5, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या बन के आ जाएगी टर्म, 2 आई कैप प्लस के कैप बाय रूट 5। इससे जो हमारे पास वेक्टर यूनिट वेक्टर आया क्या आ गया, बी ए कैप 2 बाय रूट 5 आई कैप 1 बाय रूट 5 के कैप। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था कि ये वाला नंबर हमारा एल है, ये एम है, एन है, क्योंकि एम तो गिवन नहीं है, मतलब ये कॉस अल्फा है, ये कॉस गामा है, कॉस बीटा नहीं है। क्या पता लग गया एंगल कैसे आ गए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय रूट 5, cos gamma is equal to cos beta is equal to 0 and cos gamma is equal to 1 by। यही हमारे आंसर्स हैं। अल्फा बीटा गामा अगर आपने लिखने हैं, cos इनवर्स 2 बाय रूट 5, cos इनवर्स 0 एंड cos इनवर्स 1 बाय रूट 5 भी आप लिख सकते हो अल्फा बीटा का। कोई दिक्कत, मैंने सिंपल एंगल फाइंड आउट करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन थे। बस ये याद रखना कि अगर एंगल फाइंड आउट करना, एक्चुअली वो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट हो रहे हैं हमारे। क्लियर है, हो गया जी, क्लियर है। ये तो कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस नंबर। कुछ नहीं है, इससे इसकी नेगेटिव टर्म कर दोगे, नेगेटिव टर्म करके क्या फाइंड आउट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस तरह से आ जाएगा, अगर ये ए बी वेक्टर है तो मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया, बी ए वेक्टर होगी ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको डिवाइड करो इसके मैग्नीट्यूड से और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, कर दोगे अपने आप, बिल्कुल कर देंगे। देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच द पोजीशन ऑफ द बॉलर, विकेट कीपर एंड लेग स्लिप फील्डर। हमें तीनों टर्म्स पता है। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द विकेट कीपर डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द बॉलर एंड द लेग स्लिपर। देखो तीनों एक लाइन में है, बॉलर इन विच द विकेट कीपर अंदर आ गया एंड लेग फील्डर, मतलब फील्डर लिखते हैं। तीनों वेक्टर्स गिवन देती है, रेशियो फाइंड आउट। मैं ना वेक्टर के बिना टर्म्स लिखता हूं। देखो ये क्या बनेगा, बॉलर 2 8, विकेट कीपर कौन है 6 और 12 पॉइंट पे, फील्डर किस पॉइंट पे 12 एंड 18 पॉइंट के, 12 एंड 18 पॉइंट के।
ठीक है, तीनों पॉइंट्स आ गए। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो के लिए तो बेसिक कंसेप्ट होता था, क्या लगाते थे, के रेशो 1, के रेशो 1 लगा दो। के रेशो 1 लगाओगे तो कितना बन के आएगा, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। क्या बन के आ जाएगा, 12k प्लस 32 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल कॉमा 18k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 6 कॉमा 12। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज कैलकुलेशंस अपने आप सारी चेक करना। 12k प्लस 2, 12k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, इसे मैं 6 के साथ इक्वेट कर देता हूं। 12k प्लस 2 इज इक्वल टू 6k प्लस 6, 6k इज इक्वल टू 4 हो गया। k वैल्यू 2/3 बन के आ जाएगा ना, 2/3। तो हमारी जो रेशो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2:3 बन के आ जाएगी रेशो। कोई डाउट है, रेशो 2:3 हो जाएगी। क्लियर हो गया, बिल्कुल जी। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है एक, कुछ नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। टीम ए बी सी वेंट फॉर प्लेइंग अ टग ऑफ वार गेम। टीम ए बी सी अटैच टू द रोप, ऐसे कोई रोप से अटैच है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर पता है, वो यहां पे भी पता है, इस तरफ गिवन दिए हुए हैं वेक्टर्स, जो इस फिगर में शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बट वो इस जगह लिखे हुए हैं, फोर्सेस लिखे हुए हैं ए बी सी के लिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम ए। टीम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया था। टीम ए का मैग्नीट्यूड, टीम ए के लिए क्या पता, फोर्स ये पता है ना टीम ए के लिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फॉर टीम ए। फर्स्ट पार्ट 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 6 ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड। फर्स्ट पार्ट का आंसर 6 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सेकंड पार्ट क्या है, विच टीम विल विन द गेम, कौन सी टीम विन करेगी, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। लेंथ ही है ना वो, रोप को खींचेंगे तो मतलब लेंथ आएगी। तो कैसे होगा, तीनों की लेंथ फाइंड आउट कर लो। ये एक्चुअली किस चीज की आई थी, फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड आ गया, टीम 1 का मैग्नीट्यूड हो गया। अब आप टीम 2 के लिए कर दो मैग्नीट्यूड, ये टीम ए का मैग्नीट्यूड था। टीम बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स 2 के लिए कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 4√2 हो गया। और टीम सी के लिए मैग्नीट्यूड कितना होगा, F3 वेक्टर, बोलो टीम सी के लिए सेम -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 मतलब 3√2। अब देखो तीनों टीम्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, जो सबसे ज्यादा रोप को खींचेगी वो बनेगी ना, फोर्स जो लगाएगी। तो किसकी फोर्स सबसे ज्यादा, फर्स्ट टीम की। तो टीम ए ही क्या होगी इस केस में, विनर होगी, क्योंकि बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड लेस है। तो कौन सी टीम विनर होगी, ए। पहले का आंसर कितना आया था, 6। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, हमें जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स मतलब सबको ऐड कर दो आप, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, सारी टर्म्स को आप ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना बन के आएगा, देखो ऐड करेंगे तो 6i कैप प्लस 0j कैप, F2 कितना हो जाएगा, -4i कैप प्लस 4j कैप, F3 कितना हो जाएगा, -3i कैप -3j कैप, 6 -7 -i कैप प्लस j कैप, नहीं प्लस, हाँ j कैप ही आएगा, प्लस j कैप, ये फोर्स आ गई। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, स्टेप का मैग्नीट्यूड √2 आता है ना। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो वो √2 फाइनल आंसर। क्लियर है, ये वेक्टर चैप्टर क्लियर होगा आपको। वेक्टर एंड 3D बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ये तो थोड़ा वीडियोस को बार बार करना है, एनसीईआरटी कर लेना अच्छी तरह से, काफी हो जाएगा आपके लिए। एनसीईआरटी जरूर करना सारे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।